पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं स्क्रीन राइटर एंड फिल्म मेकर मयूख घोष, जो आजकल चर्चा में है Z5 पे रिसेंटली रिलीज्ड सीरीज ब्राउन के लिए, जिसके को राइटर ये हैं। और सीरीज को काफी प्यार मिल रहा है, काफी जो स्टोरी लाइन है उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है। सो इसके बारे में मयूख से बहुत सारी बातें करेंगे, इनके फ्यूचर प्लान्स, इनकी अब तक की जर्नी के बारे में भी बातें करेंगे। पर सबसे पहले मयूख, वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू निधि। अच्छा, जस्ट टेल मी, अभी रिलीज हुई है, वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो रही है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट ब्राउन, न्यू नॉयर कंटेंट है। सो हाउ हैज द रिस्पॉन्स बिन आपके हिसाब से अभी तक? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। ये प्रोजेक्ट जो है ये 4 साल पहले शूट किया था हमने। हम्म। और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सीरीज सिलेक्ट्स में था 2023 में। हम्म। फिर कुछ रीजंस की वजह से ये 3 साल से रिलीज पेंडिंग था। तो पहले बात तो रिलीज हुआ, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और टीजर और ट्रेलर पे ही जितना रिस्पॉन्स आया था, हम समझ गए थे कि ये करिश्मा कपूर वापस आ रही है। उनको देखने के लिए सारे लोग बेताब है। करेक्ट। एंड वही हुआ। इट वाज अ फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। आई एम स्टिल गेटिंग कॉल्स, आई एम स्टिल गेटिंग मैसेजेस। और 3-4 साल पहले पुराने का होने की वजह से थोड़ा जो उस टाइम जो स्टोरी स्टाइल चलता था, थोड़ा स्लो बर्न स्टाइल चलता था, वो स्टाइल है जो आज वो स्टाइल नहीं है। तो कुछ लोग उसी पे बोल रहे हैं, पर अदर देन दैट बहुत खुश है। राइट। मयूख, बट जैसे आपने कहा 4 साल से एक प्रोजेक्ट को होल्ड करना, एज अ क्रिएटिव पर्सन वो अंदर क्या कुछ चल रहा होता है? बिकॉज आपने उस पर मेहनत कर दी है एंड यू आर वांटिंग एंड वेटिंग कि अभी ऑडियंस उस मेहनत को देखे और सराहे। बट समहाउ बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन वो स्टॉल हो जाता है प्रोजेक्ट। तो कैसा ये इंतजार का टाइम रहता है? पहली बात तो ये है, जब ये प्रोजेक्ट लिखना चालू किया था तब मैं मेरे 20s में था। अभी मैं अपने मेरे 30s में आ गया हूँ। और करियर के शुरुआत की तरफ की प्रोजेक्ट है। हॉस्टेजेस और सीरियस मैन के बाद ये प्रोजेक्ट आया था, जिसमें मैं सीनियर रोल में भी एज ए राइटर काम भी कर रहा था। तो रियली एक्साइटेड तब। हम्म। और तब ज्यादा सोचते नहीं थे कि क्या होगा कैसे होगा, तब यही खुशी थी कि मिला है, चलो मिलके करते हैं, कुछ होगा। करिश्मा कपूर जिनको मैं बचपन से देखते हुए आया हूँ, जुबैदा, फिजा, दोज आर टू ऑफ माय फेवरेट्स। हम्म। तो उनके साथ काम करने का, अभिनय देओ, दिल्ली बेली, कूल फिल्म। तो इन सब चीजों का एक एक्साइटमेंट था। उसके बाद बर्लिन फिल्म फेस्टिवल पहुंच गया, एक और एक्साइटमेंट। बट ये जो तब लगता है कि अब ये निकल जाएगा, लाइफ बदल जाएगा, वर्षों वर्ष बैंड्रा पहुंच जाएंगे सब। अब तो सीधा बड़े काम करेंगे। और पर ये भी सच बात है, ऐसा होता नहीं, ये मैं बाद में समझ गया हूं। पर अगर निकल तो अब निकल नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि आप जब स्क्रीन राइटर है कि डायरेक्टर है कि डीओपी है, कोई भी टेक्निकल फील्ड में है, तो अब वो तभी बनते हैं जब आपका काम निकले। करेक्ट। जैसे राइटर तभी राइटर बनता है जब उसका किताब पब्लिश हो, हाँ। वैसे हम हमारा भी वैसे ही है। तो जब तक नहीं निकलता है, तब तक आप कौन हो, आपका वजूद क्या है। तो ये सवाल रहता है दुनिया के, सबके मुंह पे रहता है। बट देन आई ऑल्सो मेड इट थ्रू बिलीविंग इन माई सेल्फ। डार्क टाइम्स तो होता ही है, शो में जितना डार्क है उससे काफी डार्क टाइम चलता है लाइफ में। पर आई हैव टू बिलीव इन माई सेल्फ। एंड जब तक मैं खुद पे बिलीव करूंगा, दुनिया तो बाद में ही बिलीव करेंगे, जब बोलेंगे। ट्रू। दूसरों के सुन के ही बिलीव करते हैं, तो उसी के थ्रू इतने दिन गुजर गए और अब ये बाहर आया है, तो खुशी का माहौल है। राइट, बिकॉज एज अ राइटर, जैसे एक एक्टर तो कह सकता है मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया है और फिर टीजर वगैरह आने लगता है। एज अ राइटर जब आप किसी को ये बता भी नहीं सकते ना हमने ऐसी एक कहानी लिखी है, बिकॉज जब तक लोग उसे देखेंगे नहीं, उसके बारे में दे आर नॉट इन द पोजिशन टू कॉमेंट। तो आई थिंक वो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस कि भाई हम पेशेंटली काम जो हमने किया है उसका वेट करें एंड इन बिटवीन कुछ और अपना करते रहें।
हाँ, सीनियर लोगों के लिए क्या होता है, एक बॉडी ऑफ वर्क होता है, हम्म। जो बॉडी ऑफ वर्क की वजह से उनको काम मिलता भी है, उनका एक आइडेंटिटी भी होता है। करेक्ट। बट फॉर यंगर वंस जो अभी आ रहे इंडस्ट्री में, जिनके लिए फर्स्ट सेकंड टाइम प्रोजेक्ट्स है, हमारे पास कोई बॉडी ऑफ वर्क है नहीं दिखाने के लिए। हाँ। सो ये चीजें जब अटक जाते हैं तो एक तरीके से लाइफ अटक जाता है। राइट। बट चलिए, अच्छा हुआ 4 साल के बाद ये रिलीज हुआ है, रिस्पॉन्स इसको अच्छा आ रहा है। जैसे आपने कहा, 4 साल पहले स्लो बर्न का एक दौर था, बट लोग इसे देख रहे हैं एंड इट्स लाइक धीरे 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 इट इज कास्टिंग देयर इफेक्ट, कि लोगों को पसंद आ रहा है, आफ्टर 1 एपिसोड, सेकंड एपिसोड, फिर धीरे धीरे वो बिंज वॉचिंग की उस पे आ रहे हैं, दैट उस वर्ल्ड में वो लोग इमर्स हो रहे हैं। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल्सो कि कैसे हुआ ये 4 साल पहले जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया, जब आप स्टिल इन योर 20s थे मयूख, तो हाउ डिड दिस ऑल हैपन? एक चीज मैंने तभी आइडेंटिफाई कर लिया था कि क्राइम थ्रिलर या क्राइम ड्रामा जो है, वो सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं होता है। हम्म। और अगर जो हु डन इट जिसको हम बोलते हैं कि किसने किया है क्राइम, उसका इन्वेस्टिगेशन ढूंढ रहे, सिर्फ इस फॉर्मेट में होने का एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ऑडियंसेस अभी बहुत सालों से ओटीटी देख ही रहा है, सिनेमा देख ही रहे हैं, 100 साल हो भी गए सिनेमा देखते हुए लोगों को, तो लोगों को अब सिनेमा के तौर तरीके समझ में आने लग गए। करेक्ट। तो हु डन इट फॉर्मेट में जो पजल है वो अगर किसी ने सॉल्व कर लिया तो कहानी में उनके लिए कुछ रहता नहीं है। और तो जब हम इसमें घुसे थे तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि सिर्फ किसने मर्डर किया है इस पे हम स्टोरी नहीं रखेंगे। स्टोरी का कोर यही रहेगा कि क्यों, हम्म। ये क्यों सवाल बार बार कहानी में वापस आता है, इसी के अराउंड बाकी सारे कैरेक्टर्स के अंदर ये क्यों सवाल वापस आता है, और इसी का खोज है, रादर देन किसने मर्डर किया है उसका खोज है, ये क्यों का भी खोज है। हम्म। बोथ बाहर से वर्ल्ड में जो जहां पे क्राइम हुआ है उसके लिए, और अंदर से के ये लाइफ, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स जो है वो थोड़ा सा फ्लॉड भी है। एक कुछ परेशानी भी है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी है। हर कोई एक तरीके से क्रिमिनल है, हर कोई एक तरीके से क्राइम कर सकता है पर से क्रिमिनल नहीं है। तो ये सारे फ्लॉड कैरेक्टर्स के अंदर भी ये क्यों चलता रहता है, और राइट। इसी का कल्बिनेशन होता है क्लाइमैक्स में जाके। तो ये हम्म। ख्याल था हमारा 4 साल पहले, और आई थिंक यही ख्याल ने हमको थोड़ा बहुत बचा लिया है। नहीं तो 4 साल बाद अगर कोई चीज आता है तो बिल्कुल आउटडेटेड लगेगा। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, बट जैसे दिस इज बेस्ड ऑन दिस बुक सिटी ऑफ डेथ, सो जब आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फॉर स्क्रीन बनाते हैं, सो क्रिएटिव लिबर्टी आई एम श्योर एज द राइटर बहुत लेनी पड़ती है, बिकॉज व्हाट यू रीड एज टेक्स्ट, वो शायद अगर वैसा का वैसा पर्दे पर उतार देंगे तो वो एंटरटेनिंग ही नहीं होगा। तो हाउ चैलेंजिंग इज दैट कि अब इसको हमें सिनेमैटिकली लिबर्टी लेते हुए एंटरटेनिंग बनाना है? हाँ, एक बहुत बड़ा लिबर्टी जो हमने लिया है कि किताब में जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो है सोहिनी सेन। शी इज अ हम्म। बंगाली कॉप। हम्म। उसको चेंज करके हमने एंग्लो इंडियन बनाया है, रीटा ब्राउन। करेक्ट। अब इसके दो रीजंस है। एक है कि किताब कलकत्ता में ऑलरेडी सेट है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि नए तरीके से हम वहां पे सेट कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि मैं खुद कलकत्ता का हूँ, तो बचपन से मैंने जिस कलकत्ता को देखा है, जाना है, उसमें मैंने हमेशा ये देखा है कि कलकत्ता को हमेशा बंगालियों का शहर माना जाता है, और उसका जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर है वो कभी उभर के नहीं आता। हम्म। ये भी है कि जो कलकत्ता का पोर्ट्रेयल है वो हमेशा एक रोमांटिक पोर्ट्रेयल सा रहता है। कहानी में भी जो क्राइम ड्रामा है उसमें भी बैकड्रॉप जो है वो रोमांटिक है, कि हम्म। इधर दुर्गा पूजा भी हो रहा है, कल्चरल फेस्टिवल भी हो रहा है, ये वे। तो पहले से ही ये आइडिया था कि इसमें कलकत्ता अलग दिखना चाहिए। तो अलग दिखाने के लिए सबसे बड़ा चेंज जो लाया है हमने, कि रीटा ब्राउन का कैरेक्टर एंग्लो इंडियन है। हम्म। ये बहुत सालों पहले अपर्णा सेन ने बनाया था, 36 चौरंगी लेन। उसके बाद से किसी ने एंग्लो इंडियन
कम्युनिटी को एक्सप्लोर किया ही नहीं है। हम्म। तो ये एक नया चीज है इस जनरेशन, मेरे जनरेशन के लिए भी नया चीज है, हमने नहीं देखा है राइट। उनका लाइफस्टाइल। एंड पूरे देश में बहुत कम ही जगहों पे एंग्लो इंडियंस अभी भी है। तो ये एक बड़ा चेंज किया हमने। हम्म। दूसरा, थोड़ा बहुत एडेप्टेशन के लिए ड्रामेटिक चेंजेस हम करते हैं, क्योंकि किताब में एक नरेशन सा हो सकता है राइट। जो फिल्मों में जो साउंड या विजुअल के थ्रू दिखाना पड़ता है। एवरीथिंग इज एग्जैक्ट इन हम्म। सिनेमा हम्म। उसमें। तो तो ड्रामेटिक पर्पसेस के लिए हम जो एडेप्टेशन करते हैं वो किया है, कुछ कैरेक्टर्स हमने ऐड किया है टू एक्सप्लोर ये वर्ल्ड, जो वर्ल्ड हम क्रिएट कर रहे हैं। एक कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच के लिए हम ये भी देखते हैं, हम बिहारी भी देखते हैं, मारवाड़ी बिजनेस कम्युनिटीज भी देखते हैं, जैन्स भी देखते हैं। तो कोलकाता सिर्फ बंगालियों का शहर नहीं है, जो सच है। हम्म। और पूरा का पूरा पोर्ट्रेयल हम इसमें देखते हैं। राइट। राइट। एंड इनफैक्ट बहुत सारी चीजें इसमें काफी नई हुई हैं या पहली दफा हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोलकाता, इवन एज ऑडियंस ऑल्सो, आपने जैसे कहा कोलकाता को हम अलग ही एक फ्लेवर में देखते थे, यहाँ इवन शहर को आपने लेयर्ड एक पर्सपेक्टिव दे दिया है, इवन टू द सिटी। तो एक ये नई चीज है। दूसरा, इट इज नॉट एनी अदर रन ऑफ द मिल हू डन इट या मर्डर मिस्ट्री। इसमें आपने एक इमोशनल या न्यू एंगल भी डाला है कि फ्लॉड कैरेक्टर्स भी हैं, तो उनकी भी अपनी अपनी एक लेयर्स हैं। फिर जो डिटेक्टिव है वो एनी ऑर्डिनरी डिटेक्टिव नहीं है, डिटेक्टिव्स में भी फ्लॉ है। एंड द बिगेस्ट आइसिंग ऑन द केक इज करिश्मा ने एक ऐसा रोल प्ले किया जो ऑडियंस ने उनको देखा ही नहीं करते हुए। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें इस सीरीज में ऐसी हुई हैं जो पहली दफा ही हम शायद देख रहे हैं। मयूक, कैसा एक्सपीरियंस वो रहा कि आपका प्रोटैगनिस्ट इज समबडी जिनका परसेप्शन बड़ा ग्लैमरस है, पर आप उनको बिल्कुल एक डिफरेंट लुक दे रहे हैं? अ, जब हमने जब करिश्मा आई इस रोल के लिए, रीटा ब्राउन के रोल के लिए, आई कुड सी हर इन दिस रोल, बिकॉज हाँ। जैसा मैंने कहा कि जुबैदा और फिजा में भी उन्होंने जो पोर्ट्रेयल किया था वो बहुत अलग था उनके बाकी पोर्ट्रेयल से। पर चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि एक तो है, पहली बार पुलिस प्ले कर रही है, हम्म। दूसरी बात है एंग्लो इंडियन, इसके लिए एक तरीके का रिसर्च लगता है। पुलिस आईपीएस ऑफिसर, इसके लिए एक बॉडी लैंग्वेज लगता है जो बहुत अलग है नॉर्मल लोगों से। हम्म। हम्म। तो करिश्मा के साथ सबसे पहले, और ये फिजिकलिटी जो है कि कैसे वो चलेगी, उसका जो पास्ट पास्ट का दुख, बिट्रेयल, लॉस, ये सारे चीजें उसके बॉडी लैंग्वेज में झलकते हैं। हम्म। ये पहले से राइटिंग में था, ओके। पर जब प्ले करना है, ये लिखना तो आसान है कि कुछ भी मैं लिख दूं, पर जब प्ले करना है तो वो फिजिकलिटी ले आना बहुत ही मुश्किल की बात है। तो उन्होंने इस कैरेक्टर के फिजिकलिटी पे सबसे पहले काम किया। जैसे उन्होंने पहले बार सीखा कि हम सारे लोग राइट पैर से आगे चलते हैं, हम्म। पर पुलिस वाले जो है वो लेफ्ट पैर से चलते हैं। ओके। तो उन्होंने अपना पूरा गेट बदला, इसीलिए हम देख भी सकते हैं कि वो कैसे वॉक करती है थ्रू आउट द सीरीज। उन्होंने एक और टेक्निक डेवलप किया कि कैसे वो अपने बाल को बांधेगी जब भी कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो, डिटर्मिनेशन शो करना हो। अभिनय ने डिसाइड किया कि वो रोल करके अपने सिगरेट्स को पिएगी। तो अभी का प्रॉब्लम ये हो गया कि रोल करना आता नहीं था उनको, तो फिर अभिनय ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही कर दिया उनके लिए कि सिगरेट्स कैसे रोल अच्छा। किया जाए। And she mastered that. So using these things, this is what she brought to the character. हम्म। कि नहीं तो वो बस पन्ने में रह जाता, वो कभी स्क्रीन पे नहीं आ पाता। राइट। राइट। और इसकी रिसर्च भी बहुत लगी होगी, बिकॉज जैसे आपने कहा भी कि कोलकाता को इस लाइट में नहीं दिखाया गया है, मेजरली बंगालियों का शहर दिखाया गया है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिसर्च, ये सब में आपकी बहुत मेहनत भी लगी होगी। हाँ, क्योंकि मैं कलकत्ता से हूं, पर ये मेरा कलकत्ता नहीं है। मैं जिस कलकत्ता से आता हूं वो बहुत ही बंगाली कलकत्ता है। हाँ। हाँ। अ, कुछ थोड़ा बहुत मारवाड़ी भी है, क्योंकि मेरे भी मारवाड़ी दोस्त है, पर एंग्लो
चाइनीज, ये थोड़े अलग है। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था जब मेरा पहली बार एंग्लो और चाइनीज कम्युनिटी से इंटरेक्शन हुआ। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इनको लेके कभी तो कुछ करना है। राइट। तो जब इसमें वापस घुसे, चैलेंज सबसे बड़ा ये नहीं था कि क्या डालना है, वो तो मुझे पता था क्या डालना है। पर अभिनय जो डायरेक्टर है जिनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, मैं भी काफी यंग था, तो मुझे शक भी था कि क्या वो मानेंगे, क्या उनका पोर्ट्रेयल ऑफ कोलकाता वही रोमांटिक सा पोर्ट्रेयल है। एंड जब अभिनय आए तो मैं समझ गया कि एक्सपीरियंस किस चीज को कहते हैं। कि एज सुन एज आई एक्सप्लेन ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कि कलकत्ता में ऐसा भी होता है, ऐसा चाइनीज भी रहते हैं, ये एंग्लोज भी रहते हैं, खाने में क्विजीन्स में क्या है, क्विजीन्स हम्म। के थ्रू कैसे आ सकते हैं कल्चर। अभिनय इमीडिएटली गॉट दैट पॉइंट एंड उन्होंने जो विजुअल डिजाइन करना चालू किया बिल्कुल इसी के ऊपर के इसके अंदर जो एक क्राइम कैसे आएगा। अब बंगाल का एक और बात ये भी है कि कलकत्ता का जो ग्लोरी है वो धीरे धीरे जा रहा है, हेवी माइग्रेशन हुआ है उस शहर से, एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी है। हम्म। अब यही सारे चीज जो है एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है विच गिव्स बर्थ टू क्राइम। राइट। ये हम ले आए कहानी के अंदर, और फिर ये सारी चीजों को इंटीग्रेट किया दो तीन चीजों से। एक है खाना, कलकत्ता का खाना बहुत ही फेमस है, हर तरीके का क्विजिन मिलता है। पर सिर्फ बंगाली क्विजिन नहीं, एंग्लो इंडियन क्विजिन, किसको पता है झाल फ्रेजी इज एन एंग्लो इंडियन क्विजिन। हम्म। जिंजर वाइन रेसिपी एंग्लो इंडियन, समथिंग एज सिंपल एज सत्तू का शरबत जो बिहारी चीज है, पर कलकत्ता का एक मेन स्टे है क्योंकि एक बहुत बड़ा बिहारी पॉपुलेशन है। अ, तो और एक प्लॉट ट्विस्ट भी होता है खाने को लेके, तो वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, रिवील हो जाएगा। डेफिनेटली। एनीवे anyway, तो एक एक इससे लाए, दूसरा इससे लाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो इन्फ्लुएंस है वो हम्म। पूरे शहर के ऊपर है। तो उनका जो सिर्फ बंगालीज के ऊपर नहीं है, तो ये वाला वर्शन भी हम लेके आए कि हाउ दैट इंटीग्रेट्स व्हाट अ कैलकटन इज। हम्म। इसी से डिजाइन किया सबने मिलके। राइट। तो जैसे मैं ये इसकी भी समझ रही हूँ, और इसके पीछे जो आपने काम किया है, पहले के भी जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, एक रेपुटेशन सी मयूक आपकी बन गई है कंपेलिंग स्टोरीज बनाने की, लेयर्ड एक हमें जो कहानी है वो बताने की, चाहे कैरेक्टर्स की हो या ओवरऑल स्टोरी की हो। मयूक, आपकी इंस्पिरेशन क्या रहती है व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट स्टोरीज लाइक दीज? इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा म्यूजिक से रहता है, आ, किताबों से रहता है, डिपेंडिंग ऑन उस वक्त मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हम्म। जैसे जब ब्राउन कर रहा था तो काफी कामू पढ़ रहा था, तो थोड़ा फिलोसॉफिकल जोन में भी था। आजकल मैं नॉन फिक्शन पढ़ रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ पीरियोडिक प्रोजेक्ट कर लूँ। ओके। तो बट प्रोजेक्ट वाइज रिसर्च में मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज पर्सनली मैं कौन हूँ शुड नॉट डिसाइड कि मैं प्रोजेक्ट में क्या आउटपुट दे रहा हूँ। हम्म। अगर ये काम मुझे प्रोफेशनली करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सिर्फ क्राइम ही कर पाता हूँ और कुछ नहीं कर पाता हूँ, या मैं सिर्फ फैमिली ड्रामा या कॉमेडी कर पाता हूँ और कुछ नहीं कर पाता हूँ। ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है पहले मैं उसको अप्रोच करता हूँ कि इसका रिसर्च प्रोसेस क्या होगा, रीडिंग मटेरियल क्या होगा। हम्म। एंड म्यूजिक इज अ ह्यूज हेल्प फॉर मी, बिकॉज if I understand the music during the writing process, then I understand the flow के हम्म। उस धुन, मतलब जो राइटिंग का धुन है वो क्या है, और राइट। इसी से पकड़ लेते हैं। राइट। और अभी आप अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में जो शेयर कर सके बताइए। हाँ, ये मोकोवा बोल के एक प्रोजेक्ट है। तो ये जो कहानी है ये है दो औरतों की, एक मिड 40s में है, एक मिड 20s में है।
और दोनों मिलके एक मिरेकल क्रॉप है जिसका नाम है मोकोवा, उसके थ्रू एक विलेज में रेवोल्यूशन सा ले आते हैं। तो एक तरीके का स्टार्टअप की कहानी है, इंस्पिरेशन की कहानी है, सब लोग साथ आने की कमिंग ऑफ एज सॉर्ट ओके। ऑफ कहानी है। हम्म। इसके लिए मुझे एक को प्रोड्यूसर तो मिल ही गया है, मेरे जो मेंटर है सुधीर साहब, ही हैज आल्सो हेल्प मी बिल्ड माय करियर अ लॉट। और अभी मैं एक एक्ट्रेस से बात कर रहा हूं, पर मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कंफर्मेशन हुआ नहीं है। राइट। तो अगले साल की स्टार्टिंग में शूटिंग के प्लानिंग चल रहे हैं। ओके ओके, वील वेट कि जब आप अनाउंस कर पाए उसके लिए वील हैव अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू। बिल्कुल। एंड विश यू बिल्कुल। ऑल द लक मयूक, जो भी आप कहानियां लिखें, जिस भी मीडियम के लिए लिखें और जिस भी फॉर्मेट के लिए लिखे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हो, वेब सीरीज के लिए हो, फिल्म्स के लिए हो, सो विशिंग यू ऑल द लक देयर एंड थैंक यू सो मच मयूक फॉर टॉकिंग टू मी फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक्स अ लॉट निधि। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।